जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, वैसे तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है यानी कि जो सेकंड फंडामेंटल राइट है वो आपके आर्टिकल 19 से 22 तक दिया हुआ है। बट उसमें आपकी विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, जैसे बोलने की, संघ बनाने की, सम्मेलन की, ये सारी जो फ्रीडम है ये आपके दी हुई है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, और बाकी नीचे के जो क्लॉजेस हैं उनमें इसकी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। यदि हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(a) की, तो वहाँ पर आपके वाक और अभिव्यक्ति की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी हुई है, जिस पर रेस्ट्रिक्शन 19 का क्लोज 2 लगाता है। यहाँ पर 8 रेस्ट्रिक्शन है कि जैसे कि आप ऐसी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करोगे जिससे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़े, मानहानि हो, किसी की अपराध उद्दीपन हो, ठीक है, सदाचार को, लोक व्यवस्था को, इन सारी चीज़ों को जो है खतरा है राइज हो, इस प्रकार से आप ना तो भाषण दे सकते हैं ना ही किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हाल ही में बहुत से केसेस ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। बट हाल फिलहाल एक मामला चल रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का, जिसमें उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी कविता लिखी है जिसको कहा गया कि बिल्कुल ये भड़काऊ है और इसे देश की जनता जो है भड़क सकती है। बट यहाँ पर इस मामले में सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस में ये कह दिया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आप किसी ऐसे व्यक्ति की मानसिकता के आधार पर मानक तैयार नहीं कर सकते हो जिसकी मानसिकता बहुत कमजोर हो, जो स्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ऐसे आधारों को मानक बनाया जाएगा जहां व्यक्ति का जो मस्तिष्क है बिल्कुल दृढ़ है और स्थिर है। ऐसे व्यक्तियों के मस्तिष्क के मानकों के आधार पर ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी कुछ बातें कही तो उनका मन अस्थिर हो जाता है, ठीक है, वो उससे जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच से आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। बट बशर्ते आज हम क्यों यहाँ पर आए हैं, हम आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के क्लॉज 3 को लेकर के, जहाँ पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रावधान किया गया है और मामला आपका वो ये इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाषण से संबंधित अपराधों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, ठीक है, अगर सजा 7 साल तक की है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 173(3) BNSS की व्याख्या यहाँ पर की है। अब आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आए हैं। केस का नाम बता दूं, देखिए केस का नाम ये है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस गुजरात राज्य का, ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं कि ये केस आने वाले टाइम में सेक्शन 173 एफआईआर वाले मैटर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) की आधिकारिक व्याख्या की और यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि ऐसे केसेस में जहाँ भाषण या अभिव्यक्ति से उत्पन्न अपराध, मतलब आप क्या यूज़ कर रहे हो कि भाई आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आप उसके आड़ में क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, और उस ऑफेंस के लिए जो सजा है वो 7 साल से कैसी है, कम के कारावास से दंडनीय है। तो पुलिस अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी जो है जांच वहां पर कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर उन्होंने कही हैं। बट ऑफेंस कैसा होना चाहिए जिसमें 7 साल से कम का कारावास हो। प्रिलिमिनरी जांच न करने से धारा 173(3) का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 19(1)(a) की रक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है क्योंकि 173(3) का मूल उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक जांच करना, और अगर नहीं होगी तो सेक्शन का मेन पर्पज ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मामला देखिए जो भी है, ये राज्यसभा सदस्य हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनके खिलाफ क्या था कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कविता ऐसी बोली जिस पर आधारित एक आपराधिक शिकायत से मामला उत्पन्न हुआ। क्या कहा कि उन्होंने जो कविता कही है वो कैसी है, भड़काऊ कविता है और इस प्रकार की बातें कहने का उनको अधिकार नहीं है, और उन पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने सदाचार, शिष्टाचार और मतलब देश की एकता अखंडता को खतरे में डालने वाली चीज़ें इस कविता के अंदर हैं। इसलिए उन पर एफआईआर जो दर्ज की गई थी गुजरात पुलिस के द्वारा वो है आपकी धारा 196, 197 सबसेक्शन 1, 299, 302 और 57 BNS। और यह आरोप लगाया गया कि जो कविता थी ये दुश्मनी को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने पर से संबंधित है। हाई कोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। तो यहाँ पर मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दी थी उनके एफआईआर को, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर माना कि पुलिस धारा 173(3) BNSS के तहत वैधानिक दायित्व निभाने में विफल रही, जिससे एफआईआर का पंजीकरण कानूनी रूप से अस्थिर हो गया। यानी कि वो 173(3) के अंतर्गत जो उनका वैधानिक दायित्व था उसको निभाने में वो क्या रही,
असफल रही है। और उसके पश्चात तब यहाँ पर न्यायालय ने क्या किया, 173(3) BNSS पर एक निष्कर्ष निकाला कि भाषण मामलों में, यानी कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित ऑफेंसेस होते हैं, उनमें छोटी छोटी एफआईआर को रोकने के लिए अदालत ने पुराने सीआरपीसी की तुलना में बीएनएसएस के तहत एक महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन पर प्रकाश डाला और यह कहा, क्योंकि ये क्या है कि अगर छोटे छोटे केसेस होंगे तो आप उनमें डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने से पहले क्या करोगे, उनमें आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो ये पावर है कि आप हर केसेस में एफआईआर दर्ज करने से बच जाओगे। जो मेन आपके सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वही आपके एफआईआर के दायरे में आएंगे। तो उन्होंने कहा अगर इस चीज़ को हम देखें तो सीआरपीसी की तुलना में यह बातें बीएनएसएस में आपका एक विधायी परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है। और बीएनएसएस की धारा 173(3) सीआरपीसी के 154 से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान करती है, क्योंकि 154 में वो चीज़ें नहीं थी जो 173 बीएनएसएस के अंदर इंक्लूड की गई हैं काफ़ी। और साथ ही क्या है कि 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम का अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कमीशन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो अधिकारी यह पता लगाने के लिए कि प्रारंभिक जांच कर सकता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है, नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास मानो अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आया तो आप पहले क्या करोगे, आपको 14 डेज का टाइम मिलता है। अगर वो उसने आपसे जिस संबंध में जानकारी दी जिस ऑफेंस के होने की, वो ऑफेंस बीएनएस में उस ऑफेंस के लिए 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है, तो क्या करेगा पुलिस अधिकारी, वहाँ पहले एफआईआर दर्ज नहीं करेगा बल्कि प्रिलिमिनरी उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और देखेगा कि प्राइमा फेसी से मैटर बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसमें क्या कर देगा, वो एफआईआर दर्ज कर लेगा। अदालत ने पाया कि प्रावधान व्यक्तियों को विशेष रूप से भाषण आधारित अपराधों में निराधार आपराधिक कार्रवाई से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और कहा कि इस प्रकार का जो प्रोविज़न हमारे बीएनएसएस में किया गया है उससे छोटे छोटे केसेस में जो एफआईआर दर्ज होती है ना, उनसे क्या हो जाएगा, उनके पंजीकरण को रोकने के लिए इस प्रकार का काम उचित है। आर्टिकल 19(1) शामिल है, वह प्रारंभिक जांच वैकल्पिक नहीं है। न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि जब आरोप भाषण पर आधारित हो और निर्दिष्ट सीमा के भीतर दंडनीय हो, यानी कि आरोप भाषण से आधारित है और दंडनीय सीमा मतलब 7 साल से नीचे तक का कारावास है, तो पुलिस को सामान्यतः प्रारंभिक जांच का विकल्प चुनना चाहिए। और इसमें कहा कि यदि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी सबसेक्शन 3 के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं करता तो उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है जिसने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है, भले ही 19 का खंड 2 आकर्षित न हो। चाहे उसका काम 19(2) के अंतर्गत नहीं भी आ रहा तो भी यहाँ पर वो एफआईआर दर्ज कर सकता है यदि वो 173 के क्लॉज 3 का यूज नहीं करता। और फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच एक संवैधानिक फिल्टर के रूप में काम करती है। भाषण संबंधी अपराधों में जहां सजा 7 वर्ष से कम है, प्रारंभिक जांच का उद्देश्य विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। और साथ ही बहुत सी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कही हैं कि हमको अदालतों को जो है आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 50(a) के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से और सेक्शन 173(3) पढ़ने का आदेश दिया कि आप इन सारी चीज़ों को एक साथ बैठकर जो है एनालिसिस करें। और साथ ही कहा कि मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के संवैधानिक कर्तव्य पर भी जोर दिया और कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए और इसके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। और आर्टिकल 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। पुलिस तंत्र संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य का हिस्सा है तो उसके अगेंस्ट भी मिला हुआ है ना, तो पुलिस अधिकारी नागरिक होने के नाते संविधान का पालन करने के लिए बाउंड है। सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन, यही मेन चीज़ें जो हम आपको बता चुके हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ एफआईआर में प्रारंभिक जांच का नियम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप वहीं पर देख रहे हैं कि भाई आप 173 के अंतर्गत आप यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी जांच कीजिए। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि इनके खिलाफ प्राइमा फेसी मामला बनता है तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आगे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 173(3) में संदर्भित उच्च पुलिस अधिकारियों को सामान्य रूप से मुक्त भाषण मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देनी चाहिए। और 173(3) बीएनएसएस के दायरे को स्पष्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने भाषण से संबंधित अपराधों के लिए एक नई प्रक्रियात्मक सुरक्षा बनाई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यांत्रिक एफआईआर पंजीकरण की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी कि 173 के सबसेक्शन 3 को बिल्कुल एक तरीके से इंटरप्रिटेट किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और केस का नाम हम आपको बता चुके हैं, इमरान प्रतापगढ़ी
बनाम गुजरात राज्य का केस है, जो आपके 173 पर बहुत आगे आने वाले टाइम में मार्गदर्शन केस होने वाला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यदि इस प्रकार भाषण से संबंधित कोई ऑफेंस है, चाहे उसमें 19 के क्लॉज 2 के अंतर्गत उन एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं भी आ रहा हो, तो भी पुलिस यहाँ पर प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो यहाँ पर पुलिस को पावर दे दी गई है और कहा कि आप 173(3) का जो वास्तविक उद्देश्य है उसका यूज़ कीजिए, वरना इस सेक्शन को बनाने का, इस सब सेक्शन को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो नष्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और यदि आप चाहते किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।